नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है सास का फैसला। वर्षा के हाथों में थमा मायके से आया भाभी का पत्र हवा से फड़फड़ा रहा था। वह सोच रही थी न जाने कैसा होगा लव, भाभी उसकी सही देखभाल भी कर पा रही होंगी या नहीं। भाभी ने लिखा था कि लव जब छत पर बच्चों के साथ पतंग उड़ा रहा था नीचे गिर गया। उसके पैर की हड्डी टूट गई, पर उसकी हालत गंभीर नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगा। शरीर के अन्य हिस्सों पर भी मामूली चोटें आई थी, हम उसका उचित इलाज करा रहे हैं। माँ तुम रो रही हो, भरत ने पुकारा तो वर्षा की तंद्रा भंग हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने झटपट आंखें पोंछी और भरत को गोद में बैठाकर मुस्कुराने का यत्न कर पूछने लगी, स्कूल से कब आया भरत? कब का खड़ा हूँ, पर तुमने तो देखा ही नहीं। बहुत जोरों से भूख लगी है, भरत ने कंधे पर टंगा किताबों का बोझा उतारते हुए कहा। अभी खाना परोसती हूँ, कहती हुई वर्षा रसोई घर में गई। फौरन दाल चावल गरम कर लाई और भरत को खाना परोस दिया। माँ तुम भी खाओ न, भरत ने आग्रह किया। उसका आग्रह उचित भी था, क्योंकि प्रतिदिन वर्षा उसके साथ ही भोजन करती थी। लेकिन आज वर्षा के मुंह से निवाला चल नहीं पा रहा था। बार बार आंखों में आंसू आ रहे थे, मन लव के आसपास ही दौड़ रहा था। भरत शायद उसके मन के भाव समझ गया था, सो खाना खाते खाते रुक कर बोला, किसकी चिट्ठी आई है? किसी की नहीं, देखो मैं खा रही हूँ, वर्षा बोली। वह घर में बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहती थी, सो होठों पर नकली मुस्कान लाकर बेमन से खाने लगी। भरत संतुष्ट होकर चुप हो गया। फिर वह खाना खाकर अपने कमरे में बिस्तर पर लेट गया। वर्षा उसके सिरहाने बैठकर थोड़ी देर उसका सिर सहलाती रही। फिर जब भरत उगने लगा तो वह अपने कमरे में आकर बिस्तर पर पड़ गई। पर मन फिर से मायके की दहलीज पर जा पहुंचा। कैसा होगा लव? इस दुर्घटना के क्षणों में उसने माँ को अवश्य याद किया होगा। वह उसे याद करके रोया भी बहुत होगा। इतना छोटा बच्चा माँ से दूर रह भी कैसे सकता है? हो सकता है लव ने आदित्य को भी याद किया हो। आदित्य का कितना दुलारा था लव। वह दफ्तर से आते ही लव को गोद में लेकर बैठ जाते। उसके लिए भांति भांति के बिस्कुट, टाफिया व खिलौने लेकर आते। उस वक्त लव था भी कितना प्यारा, गोरा छिट्टा गोल मटोल, जो देखता प्यार किए बिना नहीं रह पाता। जब लव 1.5 वर्ष का हुआ तो उसने नन्हे नन्हे बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता था। नन्हा सा दूल्हा बनकर कितना जच रहा था लव। यही सब सोचकर वर्षा की आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। रक्त कैंसर से आदित्य की मृत्यु न हुई होती तो उसका भरा पूरा परिवार क्यों बिखरता? आदित्य जीवित होता तो उसका प्यारा लव इस तरह क्यों भटकता? आदित्य को खोकर वर्षा 3 वर्ष के लव को सीने से चिपकाए मायके लौटी तो वहां उन दोनों माँ बेटी को दिन बिताने कठिन हो गए। आदित्य के जीवित रहते जो भैया भाभी उसे बार बार मायके आने को पत्र लिखते, वे ही एकाएक बेगाने बन गए। उन्हें उन दोनों का खर्च संभालना भारी लगा था। जब दुखी होकर पिता ने उसके पुनर्विवाह की कोशिशें शुरू कर दी और एक अखबार में वैवाहिक विज्ञापन पढ़कर सुधीर के घर वालों से पत्र व्यवहार शुरू किया तो सुधीर से उसका रिश्ता पक्का हो गया। पर सुधीर व उसके घर वालों की एक ही शर्त थी कि बच्चे को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें सिर्फ बिना बच्चे की विधवा ही स्वीकार्य थी। जबकि सुधीर भी एक बेटे का बाप था, विधुर था और अपने बेटे की खातिर ही पुनर्विवाह कर रहा था। पर वह उसके बेटे का दर्द नहीं समझ पाया और उसे अस्वीकार कर दिया। अपने जिगर के टुकड़े को माँ बाप की गोद में छोड़कर वर्षा सुधीर से ब्याह कर ससुराल आ पहुंची थी। तब से सिर्फ पत्र ही लव की जानकारी पाने का साधन मात्र रह गए थे। पर उन पत्रों में यह भी लिखा होता कि वह अब हमेशा को लव को भूल कर अपने भविष्य को संवारे। वह सुधीर और भरत को किसी अभाव का एहसास न होने दे, भरत को पूरी ममता दे। मेरठ से आए हुए उसे पूरा वर्ष बीत गया, तब से एक बार भी वह मायके नहीं गई। सुधीर ने ही नहीं जाने दिया, हमेशा यही कहा कि अब मायके से कैसा मोह, घर में किसी वस्तु का अभाव है क्या? लेकिन अभाव तो वर्षा के मन में बसा था। वह एक दिन के लिए भी अपने लव को नहीं भूल पाती थी और अब भाभी के पत्र ने उसके मन की बेचैनी कई गुना बढ़ा दी थी। मन लव को बाहों में लेने और हृदय से लगाने को बेचैन हो उठा था। सुधीर घर लौटा तो वर्षा खुद को रोक न पाई और कह उठी, मैं 2 दिन के वास्ते मेरठ जाना चाहती हूँ। सुधीर ने वही रटा रटाया उत्तर दे डाला, क्या करोगी जाकर? वैसे भी आजकल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, 3रा महीना चल रहा है, वहाँ आराम कहाँ मिल पाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? भैया भाभी क्या मुझे हल में जोतेंगे?
मैं वहाँ पूरा दिन बिस्तर तोड़ने के अलावा और करूँगी भी क्या। वर्षा जैसे विद्रोह पर उतर आई थी। उसने सास से भी जिद की, बहुत दिन हो गए मुझे मायके वाले को देखे। दिल्ली से मेरठ का रास्ता ही कितना है, सिर्फ 2 घंटे का। फिर भी मैं साल भर से मायके नहीं जा पाई हूँ और न कभी उन लोगों ने ही आने का साहस किया। फिर आना जाना दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं। इस पर सास ने जाने की इजाज़त यह कहते हुए दे दी कि इसका मायके आना जाना भी ज़रूरी है। वर्षा अटैची में कपड़े रखने लगी तो भरत भी जिद कर उठा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा माँ, तुम्हारे बिना कैसे मन लगेगा। साल भर में ही भरत उससे काफ़ी हिल मिल चुका था और उसे ही अपनी सगी माँ समझने लगा था। भरत को रोते बिसरते देख सास ने उसे भी साथ ले जाने को कह दिया। क्या हुआ, यह भी कुछ दिन को घूम आएगा, बेचारे को असली ननिहाल तो कभी मिला ही नहीं, सौतेला ही सही। वर्षा ने भरत के कपड़े भी रख लिए। भरत के कपड़ों की अटैची अलग से तैयार हो गई। भले ही 2 दिनों का जाना हो, भरत को कई जोड़ी कपड़ों की आवश्यकता पड़ती थी। वह बार बार कपड़े मैले कर लेता था। दोनों कार में बैठकर मेरठ चल पड़े। रास्ते भर भरत उसकी गोद में बैठकर भांति भांति के प्रश्न पूछता रहा। वर्षा मायके पहुंच देर तक माँ भाभी के गले से लिपट रोती रही। भाभी बार बार पूछती रही, ठीक तो हो दीदी, सुधीर ने आदित्य का गम भुला दिया या नहीं, सुधीर का व्यवहार तो ठीक है ना। वर्षा के मन में अपने लव का गम समाया हुआ था। वह क्या उत्तर देती। जैसे तैसे चाय के घूंट गले से नीचे उतारती रही। फिर भाभी खुद ही उसे लव के कमरे में ले गई। नीचे जगह कम होने के कारण लव छत पर बने कमरे में रहता था। मंजू की ढीली चारपाई पर सिकुड़ी हुई मैली दरी पर अपाहिज बना पड़ा था लव। पहली नज़र में वर्षा उसे पहचान नहीं पाई, फिर लिपट कर रोने लगी। यह क्या दशा हो गई है लव की। लव काला सूखा कंकाल जैसा लग रहा था। वह भी माँ को कठिनाई से पहचान पाया। फिर आश्चर्य से वर्षा की कीमती साड़ी व आभूषणों को देखता रह गया। तू ठीक तो है न लव। वर्षा ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फिराया, पर लव को उससे बात करते संकोच हो रहा था। वह नए वस्त्र व जूते मोजे पहने गोल मटेल भरत को भी घूर रहा था। माँ, यह कौन है? भरत ने लव को देखकर नाक भौं सिकोड़ते हुए पूछा। वर्षा कहना चाहती थी कि लव तुम्हारा भाई है, पर यह सोचकर शब्द उसके होठों तक आते आते रह गए। क्या भरत लव को भाई के रूप में स्वीकार कर पाएगा? नहीं, फिर लव को भाई बताकर उसके बाल मन पर ठेस पहुँचाने से क्या लाभ। तभी भरत अगला प्रश्न कर बैठा, माँ, यह इतना गंदा है जैसे कई दिनों से नहाया ही न हो। चलो यहाँ से नीचे चलते हैं। भाभी भरत को बहलाने लगी। दीदी, तुम लव से बात करो ना। वर्षा की निगाहें पूरे कमरों का अवलोकन कर रही थी। कमरा काफी गंदा था। छतों तथा दीवारों पर मकड़ियों के बड़े बड़े जाले और धूल की परतें जमी हुई थी। उसे याद आया कि इस कमरे में तो घर का कबाड़ रखा जाता था। भाभी जैसे उसके मन के भाव को ताड़ गई, सो मजबूरी जताते हुए बोली, दीदी क्या करें, घर में कोई नौकर तो है नहीं। माँ जी ने ही इस कमरे का सामान निकाल कर इसकी सफाई की थी। वही लव की देखभाल करती है। मुझे तो रसोई से ही फुर्सत नहीं मिल पाती, फिर छोटे बच्चे भी ठहरे। ठीक कहती हो भाभी, कहती हुई वर्षा लव के सिरहाने बैठ गई, क्योंकि कमरे में कोई कुर्सी नहीं थी और स्टूल पर दवाइयाँ व पीने का पानी रखा हुआ था। लव, मुझे माँ कहो न, कहती हुई वर्षा उसके बालों में हाथ फेरने लगी। माँ, बड़ी कठिनाई से लव कह सका, जैसे कोई अपराध कर रहा हो। तुम कहाँ चली गई थी? मैं? वर्षा का स्वर गले में ही अटक गया। कैसे कहे कि उसने पुनर्विवाह कर लिया, आदित्य की यादें मिटाने की खातिर। वह सुधीर का दामन थाम चुकी है। फिर लव को वह सब पता भी तो नहीं है। जिस वक्त सुधीर से उसकी शादी मंदिर में हुई थी, लव को घर में छिपा कर रखा गया था। माँ, मेरे लिए नए कपड़े नहीं लाती? एकाएक लव की आंखों में आकांक्षाओं की चमक तैर उठी। वर्षा को याद आया, वह लव से यही कहकर घर से निकली थी कि वह उसके लिए नए कपड़े खरीदने बाजार जा रही है। फिर 1 वर्ष पश्चात आज ही लौट कर आई है। वर्षा की पलकें भीग उठी कि कितनी पुरानी बात याद रखी है लव ने। वह उसके पुराने घिसे फटे कपड़े देखती रही। भाभी कहाँ नए कपड़े दिलवा पाती होंगी। माँ, मेरे नए कपड़े दो ना, लव जिद करने लगा। वर्षा के मन में आया कि वह भरत के नए कपड़े लाकर लव को पहना दे, नाप ठीक आएगा, क्योंकि दोनों है भी एक आयु के, पर वह ऐसा नहीं कर सकी। मन में डर की लहर सी उठी कि अगर भरत ने कपड़ों की बात सुधीर व माँ जी को बता दिया तो। तभी भाभी ने टोका, चलो दीदी, पहले भोजन कर लो, बाद में ऊपर आ जाना। वर्षा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। बीच में ही भाभी ने पूछना शुरू कर दिया, दीदी, तुम लव के लिए कपड़े, खिलौने वगैरह कुछ लेकर नहीं आई?
वर्षा उत्तर नहीं दे पाई तो भाभी के चेहरे पर रूखापन छा गया। वह कुछ कड़वेपन से कहने लगी, लव है तो तुम्हारी कोख जाया ही, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। सुधीर की आमदनी भी तो कम नहीं है, घर में सभी कुछ मौजूद है, रुपए तुम्हारे हाथ में भी तो रहते होंगे। वर्षा को लगा कि भाभी ने जानबूझकर उसे इस तरह का पत्र लिखा था जिससे वह मेरठ आकर उन्हें कुछ दे जाए। भाभी शुरू की लालची जो ठहरी, दूसरों पर खर्च करना उन्होंने कहाँ सीखा है। माँ ने खाना परोस दिया पर वर्षा के मुंह में यह सोच कर निवाला नहीं चल पाया कि बेचारा लव पेट भर कहाँ खाता होगा। माँ समझाती रही, तुम्हें ऐसी स्थिति में खूब खाना पीना चाहिए, बच्चा अच्छा पैदा होगा तो सुधीर भी तुम्हें अधिक पसंद करेगा। पिता और भैया भरत को लाड प्यार करते रहे। भैया उसे स्कूटर पर बिठाकर दुकान पर ले गए, वहाँ से उसे टाफिया व फल दिलवा कर लाए। माँ और भाभी उससे सुधीर, भरत व ससुराल की ही बातें करती रही तो उब कर उसने खुद ही लव की चर्चा छेड़ी। लव कैसा पढ़ रहा है, कैसे नंबर आए? ठीक है, अधिक पढ़कर भी उसे क्या करना है, थोड़ा बड़ा होगा तो मामा के साथ उसकी दुकान पर काम करने लगेगा, माँ बोली। वर्षा सोचने लगी, फिर तो लव पूरे घर के लिए मुफ्त का नौकर बनकर रह जाएगा। सभी लोग उस पर भांति भांति के हुक्म चलाते रहेंगे। सब ने भोजन कर लिया तो भाभी बर्तन समेटने लगी, पर लव के भूखे रहने का किसी को आभास तक नहीं रहा। तब वर्षा अपने साथ लाए फल व मिठाई तस्तरी में रखकर लव को देने चली गई। लव अकेला पड़ा था। वर्षा का मन फिर से भीगने लगा। वह उसके नज़दीक बैठकर प्यार से उसे खिलाने लगी। फिर उठकर चली तो लव ने उसकी साड़ी का पल्लू थाम लिया और बोला, कुछ देर और बैठो माँ। वर्षा रुक कर उसके सिर पर हाथ फेरती रही। लव ने सुख का आभास कर आंखें बंद कर ली, पर भरत की पुकार पर वर्षा को नीचे आना पड़ा। अगले दिन सुबह नाश्ते से निबटकर उसने लव की चारपाई छत पर डाल दी और जाले साफ करके कमरा रगड़ रगड़ कर धोया, अगरबत्तियां जलाकर बदबू दूर की, फिर उसके मैले वस्त्रों को धोकर चमकाया। तत्पश्चात वह लव की मालिश करने बैठ गई। माँ कहती रही, मैं कर दूंगी, तू फालतू की मेहनत क्यों कर रही है? इस कमरे में अकेला लव थोड़े ही सोता है, मैं भी तो सोती हूँ। मगर वर्षा के हाथ नहीं रुके, वह लव के सारे काम खुद ही निपटाती रही। दोपहर ढलते ही अचानक ड्राइवर वर्षा व भरत को लेने आ पहुंचा तो सबको आश्चर्य हुआ। माँ ने टोक दिया, अभी 2 दिन कहाँ पूरे हुए हैं? ड्राइवर बोला, मुझे साहब ने दोनों को तुरंत लाने को कहा है। साहब भरत को बहुत प्यार करते हैं, भरत के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। इसके अलावा सब लोगों को एक शादी पर भी जाना है। बेटी पराए घर की अमानत ठहरी, सो माँ भी कहाँ रोक सकती थी। पर वर्षा की विदाई की तैयारी करने लगी, पर सुधीर का न आना सबको खल रहा था। पिताजी आर्द्र स्वर में कह उठे, हम चाहे कितने भी गरीब सही, पर दामाद का स्वागत करने में तो समर्थ हैं ही। विवाह के बाद दामाद एक बार भी हमारे घर नहीं आए। माँ, तुम लोग भी तो दिल्ली आया करो, आना जाना तो दोनों तरफ से होता है। ठीक है, हम भी आ जाएंगे, माँ आंचल से आंखें पोंछते हुए बोली। वर्षा ने भरत की नज़र बचाकर 500 रुपए का एक नोट भाभी को थमा दिया और बोली, भाभी लव का इलाज अच्छी तरह से कराती रहना। भाभी ने लपक कर नोट को अपने ब्लाउज में खोस लिया और मुस्कुरा कर बोली, लव की चिंता मत करो दीदी, वह हमारा भी तो बेटा है। आखिर में वर्षा ऊपर जाकर लव से मिलकर भारी मन से ससुराल के लिए विदा हुई। कार आंखों से ओझल होने तक घर के सभी लोग सड़क पर खड़े रहे। वर्षा रास्ते भर सोचती रही कि उसने साल भर तक मेरठ न आकर लव के साथ सचमुच बहुत अन्याय किया है। अपनी जिम्मेदारियां दूसरे के गले मढ़ने से क्या लाभ? लव की देखभाल उसे खुद ही करनी चाहिए। वह इस बारे में सुधीर से बात करने के लिए अपना मन तैयार करने लगी। सुधीर को न तो दौलत का अभाव है, न वह कंजूस है। वह थोड़ी नानुकुर के बाद उसकी बात अवश्य मान लेगा। वह लव को अपना लेगा, फिर तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। सुधीर घर में बैठा उन दोनों की प्रतीक्षा कर रहा था। भरत कार से उतरकर पिता की तरफ दौड़ पड़ा। सुधीर ने उसे गोद में उठा लिया। मेरा राजा बेटा आ गया। हाँ देखो पिताजी, मैं क्या लाया हूँ। भरत ननिहाल में मिले खिलौने दिखाने लगा। माँ जी ने चाय बनाकर सबको प्याले थमा दिए। सब पीने बैठ गए। माँ जी व सुधीर भरत से मेरठ की बातें पूछने लगे। तुम्हारे नाना नानी, मामा मामी सब कुशल तो है ना? भरत उत्साहित होकर छोटी छोटी बातें भी बताने लगा। फिर एकाएक कह उठा, वहाँ बहुत गंदा एक लड़का भी देखा, उसके दांत भी बहुत गंदे थे, उसने ब्रश भी नहीं किया था। बहू, या किसके बारे में कह रहा है? माँ जी पूछ बैठी तो वर्षा को लव के बारे में सब कुछ बताना पड़ा। सुधीर सब कुछ सुनता रहा, पर उसने एक शब्द भी लव के बारे में नहीं कहा।
वर्षा को उसकी यह चुप्पी नागवार गुजरी। वह उससे कुछ कहना ही चाहती थी कि माँ जी ने टोक दिया, बहू बातें फिर कभी हो जाएंगी, इस वक्त शादी में चलने की तैयारी करो, नहीं तो देरी हो जाएगी। माँ जी के मायके में किसी रिश्तेदार की शादी थी। वर्षा ने भरत को तैयार किया, फिर खुद भी तैयार होने लगी। रास्ते भर खामोश रही, पर वर्षा भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। वह सुधीर से बात करने के पक्के मंसूबे बना चुकी थी। आखिर एक दिन वर्षा को मौका मिल ही गया। माँ जी भरत को लेकर पड़ोस में गई हुई थी। वर्षा ने बात शुरू कर दी, लव को भैया भाभी के यहाँ आश्रित बनाकर अधिक दिनों तक वहाँ नहीं रखा जा सकता, फिर वह कहाँ जाएगा? उसे हम अपने साथ ही रख ले तभी उचित रहेगा। यह कैसे हो सकता है? कहते हुए सुधीर के चेहरे पर कठोरता छा गई। मैंने तुमसे शादी ही इसी शर्त पर की थी कि मेरी बात समझने की कोशिश करो। जिस प्रकार भरत मेरा बेटा है उसी प्रकार लव भी तुम्हारा बेटा है, फिर उसे साथ रखने में कैसी आपत्ति? वर्षा ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं तुम्हारे लव को अपना बेटा कैसे मान सकता हूँ? सपोज करो मैंने उसे अपना बेटा मान भी लिया, तो भी क्या मैं उसे घर में रखने की इजाज़त दे दूँगा? क्या मेरा भरत लव को अपना सकेगा? माँ अपना सकेंगी? यह सुनकर वर्षा चुप बैठी सोचती रही। सुधीर उसे समझाने के अंदाज में फिर बोला, अपनी भावुकता पर नियंत्रण रखो वर्षा, लव को भूल जाने में ही तुम्हारी भलाई है, उसे उसके हाल पर ही छोड़ दो। मैं माँ हूँ सुधीर। वर्षा सिसक पड़ी, अपनी संतान को तिल तिल कर मरते हुए कैसे देख सकती हूँ? लव अब पहले से आधा भी नहीं रह गया, वह न ढंग से खा पाता है न पढ़ पाता है। भैया भाभी के साथ और अधिक रह लिया तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता वर्षा, किसी अन्य को घर में आश्रय देकर मैं अपने भरत के रास्ते में कांटे नहीं बो सकता। सुधीर ने दो टूक जवाब दे दिया। वर्षा को चुप्पी लगानी पड़ गई, साथ ही उसके हृदय में बनी सुधीर की छवि भी बिगड़ती चली गई कि कितना महान समझा था उसने सुधीर को, लेकिन वह तो मात्र पत्थर निकला। अब दोनों के बीच में अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। वर्षा मन ही मन कूड़ती रहती, उसका मन अब सुधीर से बोलने को भी नहीं होता था। वह उसके प्रश्नों का उत्तर हाँ या नो में देकर सामने से हट जाती। वह अपनी तरफ से कोई बात नहीं करती। भरत भी उसकी आंखों में चुभने लगा था। उसका मन विद्रोह कर बैठता। जब सुधीर उसके लव को नहीं स्वीकारता तो वही क्यों भरत को छाती से लगाती रहे? पराए जाए अपने तो नहीं बन सकते। भरत से कौन सा उसका लहू का रिश्ता है? बड़ा होकर भरत भी उसे आंखें दिखाने लगेगा, फिर वह उसे अपना क्यों समझे? दोनों के मध्य पनपता और माँ जी की पैनी निगाहों से नहीं छिप सका। वह बार बार पूछने लगी, बहू जब से तुम मायके से लौटी हो तुमने हंसना बंद कर दिया है, यह उदासी तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। वर्षा खुद को सामान्य दिखाने का प्रयास करती रहती, पर माँ जी संतुष्ट नहीं हो पाती थी। कभी वह कुरेदती, सुधीर ने कुछ कहा है क्या? वह भी आजकल खामोश रहता है, तुम दोनों में कोई अनबन तो नहीं हो गई? वर्षा ने उन्हें इस डर से सब कुछ नहीं बताया कि माँ जी ही कौन सी उसकी सगी है। जब सुधीर ही उसका दर्द नहीं समझा तो माँ जी कैसे समझेंगी? वह माँ जी से भी दूर रहकर अंतर्मुखी बनने लगी। एक सुबह उठकर माँ जी ने घर में ऐलान किया कि वे हरिद्वार गंगा स्नान को जाएंगी। प्रौढ़ावस्था में उन्हें मोह माया के बंधन तोड़कर आत्मिक शांति पाने के प्रयास शुरू करने हैं। माँ जी का यह कथन सभी को अटपटा लगा, क्योंकि वे अब तक धर्म कर्म तथा पंडे पुजारियों के पाखंड की संज्ञा देती आई थी, पर हरिद्वार जाने पर आपत्ति किसी ने नहीं दिखाई। सुधीर ने भी कह दिया, इसी बहाने प्राकृतिक दृश्यों को देखकर तुम्हारा स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। माँ जी कार में बैठकर अकेली ही हरिद्वार रवाना हो गई। इसके बाद तो हरिद्वार जाना उनका नियम सा बन गया। वह महीने में 2-4 चक्कर हरिद्वार के लगाने लगी। वर्षा यह सोचकर अब और अधिक क्षुब्ध रहने लगी कि कैसे माँ बेटे हैं जिन्हें सिर्फ अपने शौक श्रृंगार व स्वास्थ्य का ही ख्याल है, किसी और की जरा सी भी चिंता नहीं है। कम से कम माँ जी को तो लव के बारे में कुछ पूछना चाहिए था, पर माँ जी भी स्वार्थी ठहरी। एक दिन उसने फिर से मेरठ जाने का निश्चय किया। सुधीर से छिपाकर कुछ रुपए भी पर्स में रख लिए। सोचा कि लव की दवाइयाँ खरीदने में काम आ जाएंगे। थोड़ी नानुकुर के बाद सुधीर ने उसे मेरठ जाने की इजाज़त दे दी, पर ड्राइवर को खूब समझा दिया कि उसे आज ही वर्षा को साथ लेकर लौटना है। भरत को इस बार सुधीर ने नहीं जाने दिया। बहला दिया कि माँ रात तक तो वापस लौट ही आएंगी। सुधीर के कठोर व्यवहार से आहत वर्षा रास्ते भर आंसू पोंछती रही।
माँ और भाभी उसे देखते ही स्वागत के लिए लपकी, लेकिन वर्षा तो अपने लव को हृदय से लगाने को व्याकुल थी, इसलिए घर में घुसते ही उतावलेपन से सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ी। परंतु छत पर पहुंचते ही जैसे उसे काट मार गया, क्योंकि लव का कमरा खाली था, उसका बिस्तर व कोई सामान भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह चकित सी खड़ी सोचती रही, कहाँ गया लव। उसके मन में सैकड़ों आशंकाएं तैर उठी, कहीं लव को कुछ हो तो नहीं गया। माँ व भाभी दोनों उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ पहुंची। वर्षा उनकी तरफ मुड़ी व बदहवासी में चिल्लाने लगी, माँ बताओ मेरे लव को क्या हुआ, वह कहाँ चला गया? तुमने मुझे उसके बारे में कभी पत्र में कुछ क्यों नहीं लिखा? क्या हुआ मेरे बेटे को? वह रो पड़ी। दीदी हमारी भी तो सुनो, भाभी उसके आंसू पोंछने लगी। क्या तुम्हारी सास ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, वह क्यों बताएंगी, उन्हें लव से क्या लेना देना, कहाँ है लव? तुम्हारी सास ने उसे उचित देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है, वह कई बार यहाँ आ चुकी हैं, वह लव के इलाज पर पानी की तरह पैसा बहा रही हैं। वर्षा घोर आश्चर्य से जकड़ गई कि क्या ऐसा होना संभव है? पर माँ जी को लव की बीमारी के बारे में कैसे पता चला? कहीं उन्होंने छिपकर तो नहीं सुन लिया था? वह उसी वक्त अस्पताल जाने के लिए उतावली हो उठी, पर माँ ने जबरदस्ती उसे एक प्याला चाय पिला दी। फिर उसके साथ सभी लोग अस्पताल पहुँच गए। लव साफ सुथरे वस्त्र पहने स्वच्छ सफ़ेद सैया पर लेटा हुआ था। माँ को देखते ही उठने का प्रयास करने लगा। वर्षा ने उसे सहारा देकर बिठाया, वह स्नेह से उसका मुंह चूमने लगी। मेरा राजा बेटा ठीक तो है ना? वह लव को पहले की अपेक्षा स्वस्थ देखकर संतुष्टि का आभास कर रही थी। दादी माँ नहीं आई? लव इधर उधर देखकर पूछ बैठा। वह आएंगी बेटे। वर्षा उसे प्रसन्न देखकर खुशी से गदगद हुई जा रही थी। देखो दादी माँ ने मुझे कितने पैसे दिए हैं, खिलौने व मिठाइयाँ भी दिलवाई है। लव सारा सामान दिखाने लगा। कुछ वक्त लव के साथ बिताकर वर्षा अस्पताल से मायके लौट आई। फिर दिल्ली लौटी तो आते ही सास के पैर पकड़कर कृतज्ञता के बोझ से दबकर रो पड़ी। माँ जी आप महान हैं, हरिद्वार जाने के बहाने मेरे लव पर प्यार लुटाती रहीं, पराये लहू पर। लव पराया कहाँ है, मेरा पोता है। जब तुम हमारी हो गई हो तो लव भी तो अपना हुआ। माँ जी ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया। लेकिन सुधीर उससे नफरत करते हैं, कहकर वर्षा चिंतित हो उठी। वह सुनेंगे तो नाराज हो उठेंगे। सुधीर ने लव को घर में रखने से ही तो इनकार किया है, उसका खर्च उठाने से तो नहीं। मैं लव को छात्रावास में रखकर पढ़ाऊंगी, उसे अच्छा इंसान बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। वर्षा जानती थी कि सुधीर में माँ जी का कोई भी आदेश टालने की हिम्मत नहीं है। उसका मन सुख संतोष से भर उठा था कि अब उसका लव अनाथ नहीं रहा, उसके सिर पर माँ जी की सबल छत्र छाया मौजूद है। माँ ने सुधीर के ऑफिस से आने पर उससे बात की और उसे समझाते हुए कहा, बेटा तू एक बच्चे का बाप होते हुए भी एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? जिस माँ का बच्चा सुखी नहीं रहेगा वह माँ कभी खुश कैसे रह सकती है? अगर वह खुश नहीं रहेगी तो तेरे आने वाले बच्चे को, तेरे बच्चे के और मुझे और हम सभी को खुश कैसे रखेगी? बेटा हमें किसी से अपेक्षा रखने से पहले उसकी इच्छाओं को भी समझना ज़रूरी है। तू अपने बच्चे की माँ बनने की उससे अपेक्षा रख रहा है, लेकिन तू उसके बच्चे का पिता ना सही पालनहार तो बन। और आज मैंने एक फैसला लिया है, मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, लव को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा और कामयाब इंसान बनाना यह तेरी जिम्मेदारी है। सुधीर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी माँ को विश्वास दिलाया कि आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। वर्षा ने भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हे प्रभु ऐसी सास सबको देना। आपको माँ जी का फैसला कैसा लगा आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।